हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार पिट मेथड को। और चार पिट मेथड के साथ ही हम जो है ये प्रश्न देखने वाले हैं जो कि 2019 में आया था। और साथ ही साथ ये प्रश्न उदयपुर यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी और अदर्स यूनिवर्सिटीज़ में भी आया हुआ प्रश्न है। काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है और इस प्रश्न को जो है चार पिट मेथड से सोल्व करने वाले हैं। दरअसल चार पिट मेथड क्या होता है? चार पिट मेथड हमें एक ऐसा रिलेशन बताता है। क्या बताता है? चार पिट मेथड रिलेशन बताता है। बेसिकली क्या बताता है? रिलेशन बताता है किसके बीच में? पी व क्यू के बीच में। पी व क्यू के बीच में चार पिट मेथड हमें रिलेशन बताता है। एक रिलेशन तो जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन रहता है। जैसा जो भी आपके पास में इक्वेशन दी रही कि सपोज दैट कोई इक्वेशन दी रहेगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी, इसका ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है एक्स वाई दो वेरिएबल होते हैं और पी क्यू दो डेरिवेटिव होते हैं। जैसा कि यहाँ पर तो एक्स और वाई वेरिएबल आपको देखने में मिल रहे होंगे और पी क्यू दो डेरिवेटिव देखने को मिल रहे होंगे। इस तरीके से कोई भी जनरल जो आपको इक्वेशन दी हुई रह सकती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, जैसा कि हमारे प्रश्न में भी दी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से एक इक्वेशन दे रखी वो होती है पहले से ही। ये इक्वेशन भी हमें पी और क्यू में एक संबंध बताती है। जो हमारे प्रश्न में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हुई होती है वह पी और क्यू में ऑलरेडी एक संबंध बताती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये इक्वेशन ऑलरेडी पी और क्यू में एक संबंध बता रही है और चार पिट मेथड भी वही कर रहा है। चार पिट मेथड क्या कर रहा है? पी और क्यू में एक और दूसरा संबंध निकाल के दे रहा है हमें। एक संबंध तो ये जो हमारी क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है, सपोज दैट मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। जो हमारे प्रश्न में जो इक्वेशन दे रखी है वो पी और क्यू में रिलेशन बताती है। ठीक है, ऑलरेडी वो रिलेट कर रखी है। जब भी तो देखिए इक्वेशन तभी तो बन रही है जब पी और क्यू में उसने आपस में उनको रिलेट कर रखा है। ठीक है, तो पी और क्यू जो हमारे क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है वहाँ तो संबंध मिलता ही है पी और क्यू के बीच में। और चार पिट मेथड भी हमें वो एक नई इक्वेशन के रूप में पी और क्यू में एक नया संबंध देता है। चार पिट मेथड एक नई इक्वेशन बना देता है। सपोज दैट चलो एक नई इक्वेशन बना देता है। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। एक नई इक्वेशन चार पिट मेथड क्या करता है? ध्यान दीजिए, जो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो कि क्वेश्चन में गिवन रहती है उसमें पी और क्यू में रिलेशन तो ऑलरेडी रहता है। चार पिट मेथड एक ऐसा वर्किंग प्रोसीजर है जिसके माध्यम से आप एक नया संबंध निकाल पाते हैं पी और क्यू में। चार पिट मेथड की सहायता से आप एक नया संबंध निकाल पाते हैं पी और क्यू में। जो वो नई इक्वेशंस बनती है उसकी सहायता से और पहली वाली इक्वेशन की सहायता से, इन दोनों इक्वेशनों की सहायता से पी और क्यू की वैल्यू निकाल ली जाती है। और जैसे ही निकाल ली जाती है उसके बाद हम ये पहले से ही जानते हैं कि z बराबर क्या होता है? फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है। सो डी जेड बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो यहाँ पी और क्यू की वैल्यू डाल दी जाती है और इसको लास्ट में इंटीग्रेट कर दिया जाता है, जिससे हमें यहाँ से डी जेड की जगह पर तो जेड मिल जाएगा और इसको सोल्व करने पर एक्स और वाई का एक नया फंक्शन मिल जाएगा। और हमें इसी को क्या बोल देंगे? या तो सी आई बोल देंगे कंप्लीट इंटीग्रल, और यह कंप्लीट सॉल्यूशन सी एस बोल देंगे। दोनों चीज़ें एक ही, सी आई बोलो या सी एस बोलो, कंप्लीट इंटीग्रल बोलो या कंप्लीट सॉल्यूशन बोलो, दोनों बात बराबर है। ठीक है, तो ये काम जो है चार पिट मेथड करता है। क्या करता है? चार पिट मेथड एक हमें संबंध बना करके देता है पी और क्यू का। एक संबंध हमारे पास पहले से क्वेश्चन में गिवन रहता है और चार पिट मेथड लगाने के बाद हमें दूसरा संबंध मिल जाता है और इन दोनों संबंधों की सहायता से हम पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसे इस डी जेड बराबर पी एक्स प्लस पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रख देते हैं और इंटीग्रेशन करके हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसका एक प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, वो प्रोसीजर मैं आपको समझाऊंगा, उसकी दिक्कत आप ना लें। ठीक है, तो ये रिलेशन बताता है चार पिट मेथड दरअसल। तो ये तो हो गई इसकी सामान्य सी बात।
और 4 पिट मेथड के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि 4 पिट मेथड कहाँ लगाया जाता है और क्या बताता है, ये थोड़ा सा और देख लीजिए, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे और ये वर्किंग प्रोसीजर भी आपको मैं समझा दूंगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि 4 पिट मेथड एक जनरल मेथड है दोस्तों। कौन सा मेथड है? जनरल मेथड है ये। अरे जनरल मेथड क्यों है? क्योंकि ये लीनियर पे भी लगता है, ध्यान दीजिए, कोई नहीं बताएगा। लीनियर पे भी लगता है और नॉन लीनियर पे भी लगता है। सब नॉन लीनियर की ही कहेंगे, क्योंकि चैप्टर जो है नॉन लीनियर में दिया गया है, इसको डिस्कशन किया गया है। क्योंकि यार लीनियर के लिए अगर आप इसको लगाएंगे, लीनियर वाली के लिए 4 पिट मेथड को, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नज़र सा आता है 4 पिट मेथड, तो इस वजह से उसको नहीं लगाते हैं। और लीनियर के लिए अपन जो है लाग्रांज को इस्तेमाल कर लेते हैं। लाग्रांज मेथड को इस्तेमाल कर लिया जाता है लीनियर इक्वेशंस के लिए, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस के लिए दरअसल लाग्रांज मेथड इस्तेमाल में कर लिया जाता है, और नॉन लीनियर के लिए 4 पिट मेथड इस्तेमाल कर लिया जाता है। और अरे 4 पिट मेथड क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे भैया? 4 पिट मेथड से आप लीनियर को भी सोल्व कर सकते हैं, नॉन लीनियर ही नहीं, लीनियर को भी कर सकते हैं बिल्कुल। बट इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? भी कर सकते हैं। तो बाकी आप देखेंगे कि 4 पिट मेथड की जो वर्किंग प्रोसीजर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो इस वजह से 4 पिट मेथड से लीनियर को सोल्व करना बेकार है। आप लाग्रांज से करो, शॉर्ट है बिल्कुल। जब आप देखेंगे ना कि नॉन लीनियर को भी बहुत सी बार कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस की सहायता से ही प्रश्न को सोल्व कर लिया जाता है। 4 पिट मेथड को लगाया ही नहीं जाता। ये तो आपसे पर्टिकुलर बोल ही दे कि 4 पिट मेथड से ही सोल्व कीजिए, तब तो लगाना ही पड़ता है, फिर तो मजबूरी बन जाती है। अगर वो बोल ही देता है कि भाई 4 पिट मेथड इसी से ही करो सोल्व, तो फिर तो उससे करना ही है। अगर वो ना कहें कि 4 पिट मेथड से सोल्व मत कीजिए, सिर्फ ये सब बोल दे कि सोल्व कीजिए, तो फिर आप अपनी स्वेच्छा से कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। और बेसिकली ये 4 पिट मेथड ना कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से सबसे लास्ट में रखा गया है इसको, सबसे लास्ट में। क्यों? क्योंकि नॉन लीनियर इक्वेशंस जो है इसको भी अभी 4 तरीके से और सोल्व किया जा सकता है। 4 फॉर्मेट बताए गए हैं इसके। उन चारों फॉर्मेट की सहायता से भी आप नॉन लीनियर को लाग्रांज मेथड से कम समय में, लगभग आधे से भी कम समय में, शॉर्ट में, बिल्कुल फास्ट तरीके से कर सकते हैं नॉन लीनियर इक्वेशन को सोल्व, उन 4 फॉर्मेट की सहायता से। लाग्रांज मत लगाओ, 4 पिट मत लगाओ। 4 पिट में बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बहुत लंबा प्रोसीजर रहेगा। अगर आप इन 4 फॉर्मेट की सहायता से नॉन लीनियर को सोल्व करेंगे तो बहुत शानदार रहेगा, बहुत कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और साथ ही साथ काफ़ी अच्छा भी रहेगा और कुछ ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं फॉलो करना पड़ेगा। बट जब एग्ज़ाम में मेंशन कर देता है कि 4 पिट से ही करो, तो हमारी मजबूरी भी बन जाती है कि 4 पिट मेथड हमें आना चाहिए, ठीक है। सो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जनरल मेथड है, लीनियर और नॉन लीनियर दोनों पे ही अप्लाई किया जा सकता है। आप अप्लाई करके देख सकते हैं, ये लीनियर से भी, लीनियर इक्वेशन को भी सोल्व करने में सक्षम है, ठीक है। तो इन 4 फॉर्मेट के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। फिलहाल हम 4 पिट मेथड को ही पर्टिकुलर डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। सो 4 पिट मेथड का जो वर्किंग प्रोसीजर है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, क्या इसका वर्किंग प्रोसीजर है। देखिए 4 पिट मेथड समझ में आया? क्या है 4 पिट मेथड? 4 पिट मेथड जो है वो आपको एक पी और क्यू में एक नया संबंध बना करके देता है, और जो पुरानी इक्वेशन है वो तो एक ऑलरेडी पी और क्यू में संबंध देती है। इन दोनों संबंधों की सहायता से पी और क्यू या निकाल लिया जाता है, और डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में उसको पुट करके इंटीग्रेट कर दिया जाता है, जिससे हमें कंप्लीट सॉल्यूशन यानी कि कंप्लीट इंटीग्रल मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा लाग्रांज 4 पिट मेथड कहता है, ठीक है। बार बार उसी का नाम आ रहा है, तो ध्यान रखिए आप। 4 पिट मेथड, ठीक है। अब मैं टोटली 4 पिट मेथड के बारे में बताऊँ आपको। तो देखिए सबसे पहले कॉलम में वर्किंग प्रोसीजर की बात करूँगा, फिर उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन में जो लिखा होगा उसको भी बताऊँगा।
तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस वाले पोर्शन में वर्किंग प्रोसीजर लिखा हुआ है कि किस तरीके से चारपीट मेथड को सोल्व किया जाता है, उसका स्टेप बाय स्टेप आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है, तो आप आसानी से जो है चारपीट मेथड को समझ भी पाएंगे और इक्वेशन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, दरअसल बात करें तो ये चारपीट मेथड से भी आप जो है यानी कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली जो फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है उनको सोल्व करते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं यार वर्किंग प्रोसीजर की। तो वर्किंग प्रोसीजर फटाफट से देख लीजिए। पहला स्टेप कहता है ऑल टर्म शिफ्ट इन लेफ्ट हैंड साइड LHS। ध्यान दीजिए, ऑल टर्म शिफ्ट इन LHS, इसका मतलब है कि सारी टर्म को किधर शिफ्ट कर दीजिए, LHS की साइड में। इधर वाला RHS, इधर वाला LHS, तो सारी टर्म्स को LHS में ले आइए, एक तरफ कर दीजिए मतलब, और उसको क्या एक्सप्रेस्ड कर दीजिए, उसको F से एक्सप्रेस्ड कर दीजिए। F मान लीजिए, सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए और फिर उसको F नाम दे दीजिए। एक्सप्रेस्ड का मतलब F से एक्सप्रेस कर दीजिए उसको, यानी कि उस F से दिखा दीजिए उसको कि ये F है। क्या करना है, सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाना है और उसको F से एक्सप्रेस्ड कर देना है, मतलब बता देना है कि ये F है। ठीक है, और ये हम क्वेश्चन में भी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा स्टेप फिर क्या करना है, जब आप सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में भी ले आएंगे, जैसा कि इस प्रश्न में दी हुई है, तो YZ और है इधर राइट हैंड साइड में और YZ को भी इधर ले आएंगे, फिर उसके बाद में उसको F से एक्सप्रेस्ड कर देंगे, यानी कि ये F हो गया भैया हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद चारपीट्स की ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। चारपीट की क्या लिखनी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। जैसे लाग्रांज की ऑक्सिलरी इक्वेशन थी, उसी प्रकार चारपीट की भी अपनी खुद की ऑक्सिलरी इक्वेशन है, तो उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। और चारपीट की ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। मेन समस्या की जड़ी यही है, ऑक्सिलरी इक्वेशन चारपीट की। जिसको ये ऑक्सिलरी इक्वेशन याद है वो कहीं नहीं रुकेगा। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में भी। इसको मैंने थोड़ा आसान बनाने की कोशिश की है, तो वो उस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले बाकी के टर्म्स और देख लेते हैं क्या प्रोसीजर था। तो सेकंड स्टेप में आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी थी चारपीट्स की। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में कहता है जो चारपीट्स की इक्वेशन में जो Fx, Fz, Fy, Fp और Fq जो देखने को मिल रहे हैं, इनकी वैल्यू निकालिए। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालनी है वो मैं आपको समझाऊंगा प्रश्न के दौरान भी, और अभी थोड़ा सा ब्रीफ में भी बताऊंगा। ठीक है, तो Fp, Fx, Fy, Fz और Fp और Fq जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में नज़र आ रहे होंगे इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में। ऑक्सिलरी इक्वेशन में जो ये Fp, Fq और Fx और Fy जो नज़र आ रहे हैं, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है और वैल्यूज़ निकाल के पुट इन ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, इतना काम करने के बाद जब आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज़ डल जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप में सूटेबल टर्म जो आपको सही लगे वो वाली आप टर्म यहाँ से ले सकते हैं। कि आपको ऐसा लगता है कि मैं फर्स्ट और सेकंड टर्म को ले करके P और Q की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो आप फर्स्ट एंड सेकंड टर्म लीजिए। नहीं, फिर आपको लगता है कि नहीं यार मैं फर्स्ट और थर्ड टर्म लेना चाहता हूँ, तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ले लीजिए, उससे वैल्यू निकाल लीजिए। सूटेबल मतलब जैसे आपको सूट करे वैसे आप टर्म ले सकते हैं। आपको लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ पहली वाली टर्म लेकर ही P और Q की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो पहली वाली ले लीजिए। सूटेबल इसलिए इस्तेमाल में किया है मैंने यहाँ पे शब्द, क्योंकि ये आपके इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पद लेना पसंद करते हैं। ठीक है, तो कोई सा भी पद आप लीजिए और उससे P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। लेकिन एक बात ध्यान रखिए यहाँ पे कि आप वही पद लीजिए जिसमें कम से कम P और Q तो हो। ऐसा पद ना ले लें जिसमें P और Q ही नहीं है। ठीक है, और आपने वो 2 पद ले लिए और उनको सॉल्व कर लिया और देख रहे हैं कि P और Q की वैल्यू तो आई नहीं, तो ऐसा पद लीजिए जिसमें कम से कम या तो एक P हो या एक Q। ठीक है, एक बार तो एक चीज़ होना ज़रूरी है, तो P और Q हो, P हो तो भी चलेगा, Q हो तो भी चलेगा। दोनों में से कोई एक हो तो चलेगा, बट दोनों में से कोई ना कोई होना ज़रूरी है। ऐसा पद आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में से।
तो ऐसा पद लेना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है फिफ्थ स्टेज में, पी और जो क्यू की जो वैल्यू निकालोगे आप, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन से। उसके बाद आपको इस डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में यहाँ पर जो पी और क्यू की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर आपको रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो फिर आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन कर देना है। इससे आपको क्या मिल जाएगा, कंप्लीट इंटीग्रल या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा वर्किंग प्रोसीजर है, और समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ समझ में नहीं आया, तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें आप एक बार देखेंगे सुनेंगे थोड़ा अटपटा सा लग सकता है, बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। तो वैसे भी फिर से मैं बता देता हूँ एक बार और, कि सबसे पहले आप सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाइए और उसको एफ से एक्सप्रेस्ड कर दीजिए, यानी कि एफ से एफ नाम दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद 4 बिट के ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए, ठीक है। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद उसमें जो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड और एफ पी एफ क्यू जो पद हैं उनकी वैल्यू निकालिए और वापस ऑक्सिलरी इक्वेशन में वहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फोर्थ स्टेप में नेक्स्ट स्टेप होता है कि कोई भी 2 पद उठाइए और पी और क्यू की वैल्यू निकालिए, और पी और क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी उसको इस इक्वेशन यानी कि डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस टू डी वाई में पुट कर दीजिए और इंटीग्रेट करके आपको कंप्लीट सॉल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वर्किंग प्रोसीजर है। अब बात कर लेते हैं 4 बिट की ऑक्सिलरी इक्वेशन की, ठीक है। मेन समस्या यही है। तो देखिए 4 बिट की जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसको मैंने सिंप्लीफाई करके ऐसा किया गया है, मैंने जानबूझ के इसको सिंप्लीफाई किया है इस तरीके से, नहीं तो आपको ये खोले तौर पे आप इसको देखेंगे तो काफ़ी बड़ी नज़र आएगी और वहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा। जैसे मैं अगर ये डी वाले पद की बात करूँ तो डी बराबर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, डी पी अपॉन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड। अब आपको एफ एक्स और एफ जेड अगर कुछ अलग नज़र आ रहे हैं तो वो मैंने बना दिए हैं। कैसे बनाए हैं कि यहाँ पर एफ एक्स का मतलब है एफ और एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यानी कि एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। एफ एक्स का मतलब समझिए आप कि एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, यानी कि एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो इसका मतलब समझ गए होंगे अब आप कि एफ का वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, डेल एफ अपॉन डेल वाई। और अगर यूँ लिखा हुआ है एफ पी, तो इसका मतलब ये हो गया कि डेल एफ अपॉन डेल पी, पी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। लेकिन करना किसका है, एफ का, ठीक है। एफ ही है सब जगह, तो एफ का, और किसके रेस्पेक्ट में वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। एक और टर्म है क्यू, तो आप समझ गए होंगे क्यू के रेस्पेक्ट में करना है एफ का, और एक जेड है तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना। ऐसा लिखने का एक मकसद है मेरा, ताकि आपको जो है ये काफ़ी बड़ा ना लगे मानसिक तौर पर तो। और उसके बाद जब आप इसका फॉर्मूला देखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन का तो कुछ रिलेशन बना पाएंगे। कैसे रिलेशन, वो आपको नज़र आ रहे होंगे। आप देखिए, जैसे आपको डीपी वाला याद रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि यार मुझे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसमें मैं भूलूँ नहीं कि डी पी के नीचे क्या था, क्यू था या पी था, या फिर डी एक्स के नीचे पी था या जेड था। तो उसको सोल्व करने के लिए मैंने थोड़ा इनको सिंप्लीफाई किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे पहला वाला पद, इसको कैसे याद रखना है, डी पी है, ध्यान रखिए डी पी है, और यहाँ पर मैंने पी को हाईलाइट किया गया है ब्लू कलर से। तो डी पी अपॉन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, डी पी अपॉन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड है। तो यहाँ पर जो है, चूँकि ऊपर डी पी निकाल रहे हैं, ऊपर क्या है डी पी, तो नीचे भी पी ही आएगा, ऊपर पी तो नीचे भी पी। और एक बात और है, तो यहाँ पी तो यहाँ भी पी आ जाएगा, ठीक है। इसके जो कोफिशिएंट यानी कि गुणांक में एफ जेड के पी आएगा, ठीक है। और प्लस में क्या आएगा, यहाँ एफ एक्स आएगा या एफ वाई आएगा। जब पी, क्योंकि आपको चक्कर कहाँ पड़ सकता है
जब पी डी पी और डी क्यू में, क्या डी क्यू में एफ एक्स था या फिर एफ वाई था, यहाँ पर ऐसा लफड़ा पड़ सकता है। सो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पी जो होता है ना, पी वो आपको याद होगा ये कुछ इस तरीके से था, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और क्यू जो था कुछ इस तरीके से था, डेल जेड अपॉन डेल वाई, इस तरीके से था। तो याद रखना कि P का संबंध x से है और Q का संबंध y से है। जब dP निकालेंगे ना तो P का संबंध x से है तो fx आएगा, Q का संबंध y से है तो fy आएगा। जब ऊपर Q तो नीचे भी Q, और fz तो आना ही है। तो अगर आप एक याद रख लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद है। और ये भी बता रहा है कि ऊपर P है तो नीचे भी P है, और क्योंकि P है और P का संबंध x से है तो fx आएगा, fy नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर Q का संबंध y से है तो fy आएगा, और Q ऊपर Q है तो नीचे भी Q आएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए dx है तो ऊपर x है तो नीचे P आएगा, क्योंकि x का संबंध P से है, अभी बताया जस्ट मैंने, और y का संबंध Q से है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि P और Q ही इकलौता है, ये दो पद ऐसे हैं जिनमें माइनस नहीं आएगा, बाकी सब पदों में माइनस आएगा। ये डेल एफ का कुछ अलग ही मैटर है, और इसका इक्वेशन में कोई मीनिंग भी, सेंस भी नहीं है, इसको कहीं यूज़ में नहीं लिया गया है, ठीक है। सो इस पर आप ध्यान ना दें, ओके। सो ऊपर एक्स है तो नीचे पी, क्योंकि एक्स का संबंध पी से, ऊपर वाई है तो नीचे क्यू, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से जो मैंने हाईलाइट किया है उसको आप समझने की कोशिश करें। और डी जेड है, अब बात करते हैं डी जेड की। तो डी जेड क्या है, जेड में पी और क्यू दोनों आएंगे, क्योंकि जेड जो है फंक्शन होता है एक्स और वाई का। तो इसमें एक्स की जगह पर पी आया है और वाई की जगह पर क्यू आया है, ठीक है। तो आप फिर अपने तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। ये मैंने इसको सिंप्लीफाई और आसान करने की कोशिश की है, बाकी फिर आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये होगी बात 4 पिट मेथड की। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है उसको 4 पिट मेथड से सोल्व कैसे किया जाए। जो मैंने ये वर्किंग प्रोसीजर बताया है, मैं इसी प्रोसीजर को फॉलो करूँगा और स्टेप बाय स्टेप इन 6 के 6 स्टेप्स में आपको आंसर ला करके दूंगा, ठीक है। सो इस्तेमाल करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट। ऑल टर्म शिफ्ट इन लेफ्ट हैंड साइड और एक्सप्रेस्ड करना है उसको एफ से, ठीक है। तो इसका ये सॉल्यूशन, और एफ से एक्सप्रेस्ड करना है तो ये एफ, और सारे पदों को लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये वाला पद भी इधर आ जाएगा, पी एक्स वाई प्लस पी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस वाई जेड बराबर 0, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद 4 पिट की ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो 4 पिट की ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4 पिट की ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। अब मैं 4 पिट की ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। तो यहाँ लिखूँगा, इसी इक्वेशन को यहाँ लिखूँगा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन में ज़रूर लिखें, ठीक है। मैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे चला जाता हूँ डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे, ठीक है, क्योंकि सेकंड स्टेप मेरा यहाँ पे कंप्लीट है। आपको यहाँ पे ये 4 बिट की ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, और उसके बाद थर्ड स्टेप पे जाना है। एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड और एफ पी और एफ क्यू की वैल्यू निकाल करके वापस जो आपका 4 बिट्स का जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसमें पुट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एफ एक्स, चूँकि हम जानते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और ये रहा एफ, और इसका किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। सो देखिए यहाँ पर इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये पी एक्स वाई है तो यहाँ से पी वाई आ जाएगा, और एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, और कहीं है क्या एक्स, कहीं पर भी एक्स नहीं है, और तो बाकी सब टर्म्स का 0 हो जाएगा। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू तो पी वाई आ गई, और एफ वाई की बात करूँ तो ये होता है डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो वाई के रेस्पेक्ट में जैसे मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो यहाँ से आएगा पी एक्स, ठीक है। और है क्या, वाई यहाँ पे रहा, देखिए
तो यहाँ से आएगा क्यू और यहाँ से आएगा -z। ठीक है, तो यहाँ से मैंने fy भी निकाल लिया। उसके बाद मैं बात करता हूँ fz की। तो fz का मतलब z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो z के रेस्पेक्ट में करूँगा तो देखिए z कहाँ है, यहाँ रहा z, बस एक ही जगह पर z है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का y। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ f_p की। तो p के रेस्पेक्ट में करूँगा तो यहाँ से आएगा xy, यहाँ से आएगा प्लस का q, और कहीं है p नहीं है। ठीक है, उसके बाद fp हो गया। उसके बाद मैं fq निकाल लेता हूँ। q के रेस्पेक्ट में करूँगा तो यहाँ से p मिलेगा मुझे और यहाँ से y मिलेगा, और है कि कहीं नहीं है। एक और टर्म रह गई हमारी fz। ठीक है, कि fx हो गया, fy हो गया, fz अभी निकाल लूँगा, fp भी हो गया, ये रहा fp, और fq भी हो गया। अच्छा, fz भी निकाल चुका हूँ मैं, ये रहा है ना। अच्छा, fz निकालने की ज़रूरत नहीं है, निकाल लिया है मैंने। तो सारे पद निकाल लिए, fx y z p q, fx y ये z और p और ये q। ठीक है, सारे पद निकाल लिए। उसके बाद क्या करना था, उसके बाद हमें इन वैल्यूज़ को कहाँ पुट करना था, 4 फिट्स मेथड में। तो मैं इन सारी वैल्यूज़ को 4 फिट्स मेथड में पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, देखिए ये dp अपॉन fx प्लस pfz। तो fx की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखिए py प्लस pfz प्लस p और fz की वैल्यू क्या है, -y है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, p से। ठीक है, तो p से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जाएगा माइनस का py। ठीक, आगे चलिए, dp हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ dq fy। तो fy कहाँ रहा है, यहाँ पे देखिए, दिस इज द fy, वैल्यू है px प्लस q माइनस z, और इसके बाद में प्लस q, और इसको मल्टीप्लाई करना है fz से। तो fz की वैल्यू ये -y। ठीक है, ओके। उसके बाद dx अपॉन में क्या है, माइनस fp की वैल्यू क्या है, दिस इज द xy। क्या है fp की वैल्यू, xy प्लस q। ठीक है, ये देखिए xy प्लस q, xy प्लस q, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस से। ठीक है, तो यहाँ से हो गया dx। अब मैं बात कर लेता हूँ dy की, माइनस fq की वैल्यू ये रही, और माइनस में है तो माइनस p और माइनस y। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ इक्वल टू dz माइनस p को किससे मल्टीप्लाई करना है, fp से। ये माइनस p और इसको मल्टीप्लाई करना है fp कहाँ रहा, ये रहा xy प्लस q। ठीक है, माइनस q को किससे मल्टीप्लाई करना है, fq से। fq की वैल्यू क्या है, p प्लस y। ठीक है, ये dz हो गया। उसके बाद में है कि कुछ, और ये डेल एफ अपॉन डेल वाई का तो कोई, डेल एफ अपॉन 0 का तो कोई यूज ही नहीं है। इसको ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और लिख दें तो ये कोई फ़ायदा नहीं है इसका दरअसल। ठीक है, तो ये हमने थर्ड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं कि फोर्थ स्टेप, सूटेबल टर्म लेनी है आपको, जिससे कि पी और क्यू आसानी से फाइंड किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले वो वाला पद ही लें जिसमें p और q आए। ठीक है, पहली चीज़, यानी कि आप डेल p और डेल q दोनों में से कोई सा भी एक पद ले सकते हैं जिसमें डेल p और डेल q या फिर dp या dq आपको देखने को नज़र आ रहे हों, या फिर p और q देखने को नज़र में आ रहे हों। ठीक है, सबसे एक काम तो ये करना है। ठीक है, दूसरा काम ये है कि ऐसा पद उठाइए जिसके डिनोमिनेटर में आपके 0 मिल जाए। ठीक है, तो उससे कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगी आपकी। देखना, तो जैसे मैं बात करूं कि पहला पद को मैं देखता हूं dp अपॉन, यहाँ पे देखिए प्लस का py माइनस का py, वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो dp अपॉन 0, तो पहले पद में मुझे 0 मिल रहा है
और डी पी भी आ रहा है, तो पी की वैल्यू यहाँ से मेरे को निकालने को मिल सकती है, तो मैं इसको लूँगा सबसे पहले। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहला पद लूँगा। ठीक है, पहला पद, पहला फर्स्ट टर्म, पहला पद लेने पर तो मैं पहला पद लूँगा, और पहला पद क्या है, डी पी अपॉन ज़ीरो। क्या है, डी पी अपॉन ज़ीरो, दैट्स मीन ओके, इसका मतलब ये हो जाएगा डी पी बराबर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, पहला पद कौन सा लिया है मैंने, डी पी अपॉन ज़ीरो वाला, तो यहाँ से डी पी बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, ज़ीरो लिख सकता हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, ठीक है, इंटीग्रेट, जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो डी का तो p हो जाएगा, और कांस्टेंट भी लेना है तो मैं ले लूँगा इसको a। ठीक है, तो यहाँ से मुझे p की वैल्यू मिल चुकी है। अब p की वैल्यू मिल गई है, और q की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, p की वैल्यू को किस में पुट कर दूँगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूँगा, तो q की वैल्यू भी मिल जाएगी। देखना कैसे, पुट इन फर्स्ट, तो मैं इसको किस में पुट कर दूँगा, पुट इन फर्स्ट। जैसे फर्स्ट में पुट करूँगा तो यहाँ पे देखिए p की वैल्यू क्या रखनी है मुझे, a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, axy प्लस aq प्लस qy माइनस yz बराबर ज़ीरो। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे मुझे q की वैल्यू निकालनी है, तो q को मैं एक साइड में रख देता हूँ, बाकी को उधर शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ से देखिए ये axy तो उधर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ aq प्लस यहाँ qy, यहाँ से q कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ a प्लस यहाँ क्या बच जाएगा y, और ये बाकी टर्म उधर चल जाएगी, तो माइनस का y उधर जाते हैं, प्लस का yz हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का axy। ठीक है, तो यहाँ से q की वैल्यू मुझे देखने को मिलती है, वो है yz माइनस axy अपॉन में a प्लस y। तो यहाँ से मुझे q की वैल्यू भी मिल गई है, p की वैल्यू मिल गई, q की वैल्यू मिल गई। उसके बाद नेक्स्ट 5 जो स्टेप है हमारा कि dz बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट करना। ठीक है, बराबर पी डी एक्स में इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो dz बराबर क्या हो जाएगा, dz बराबर p की वैल्यू क्या है a, ये a डी एक्स प्लस, उसके बाद में q की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए yz माइनस axy अपॉन a प्लस y, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, अब यहाँ से देखिए डी जेड बराबर डी जेड, ये माइनस ए डी एक्स, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इधर देखिए, इधर से यहाँ से y कॉमन आएगा तो क्या बच जाएगा, अंदर देखिए यहाँ से y कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा z माइनस ए एक्स। ठीक है, अपॉन a प्लस वाई डी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये क्या है, z माइनस ए एक्स, z और x का फंक्शन है ये, और यहाँ पर देखिए z माइनस ए डी एक्स। ठीक है, तो z और x वाले के जो ये फंक्शन है इसको इसके डिनोमिनेटर में लाते हैं और y वाला इधर रह जाएगा। ठीक है, देखिए तो डी जेड माइनस ए डी एक्स, और ये z माइनस ए एक्स इधर आ गया, तो इधर क्या रहेगा वो ध्यान दीजिए, y अपॉन a प्लस वाई यहाँ पर रह गया, और ये डी वाई। अब यहाँ देखिए इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, अभी इसका इंटीग्रेशन आसान नहीं रहेगा, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए मैं कुछ इस प्रकार लिख देता हूँ, 1 माइनस ये हो जाएगा a प्लस वाई, तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, ऊपर सिर्फ y चाहिए तो a लेना पड़ेगा, a प्लस वाई। ठीक है, तो इसका एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ आ जाएगा a प्लस वाई माइनस ए, तो माइनस a और प्लस का a कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, y बच जाएगा, ऊपर y बचना चाहिए। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है,
इंटीग्रेटिंग, इसका इंटीग्रेशन जैसे हम करेंगे तो इधर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए ये जो है किसका फॉर्मूला है, ये यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन आप देख पा रहे होंगे, इसका इंटीग्रेशन होगा अगर आप इसको x मान लें, पूरे को थीटा मान लें, तो ये क्या हो जाएगा log z माइनस ax, ठीक है, log थीटा हो जाएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना आप log z माइनस ax का, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, इसे बाई इंस्पेक्शन मेथड बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसका जो है डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और इसका जब इंटीग्रेशन मिलेगा तो आपको ये मिलना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम से कि डिफ्रेंशिएशन का जस्ट विपरीत जो है इंटीग्रेशन होता है, और इंटीग्रेशन का जस्ट विपरीत डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है, जब अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद मुझे ये मिल जाता है, दैट्स मीन दैट कि ये सही है। अगर इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये मिल रहा है मुझे, तो इसका मतलब ये भी सही है। ठीक है, तो आप जैसे इसका अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये सही है, तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, चेक कर लीजिए। जैसे log z माइनस एक्स का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो log x का क्या होता है 1/x होता है डिफ्रेंशिएशन, तो 1/x तो हो जाएगा z माइनस ax हो जाएगा, लेकिन फिर z माइनस ax का भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो z माइनस ax तो अपन में चल जाएगा, लेकिन z का क्या हो जाएगा dz, और ये माइनस a कॉन्स्टेंट है, और x का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 1 का क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये y है। ठीक है, ये a कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर भी देखिए 1/a प्लस वाई है, तो ये क्या हो जाएगा log a प्लस वाई। ठीक है, और में साथ में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन किया है तो कांस्टेंट भी आएगा, तो कांस्टेंट में क्या यूज़ करूँगा यहाँ पर कांस्टेंट भी मैं log में ले लेता हूँ, log b। ठीक है, क्योंकि a तो कांस्टेंट पहले से ले रखा है, अनदर कांस्टेंट सीरीज में बात करें तो b ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया है। अब मैं वर्किंग प्रोसीजर को भी मिटा देता हूँ ताकि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। अब यहाँ देखिए आगे देखिए, इधर क्या है, इधर भी log की टर्म, इधर भी log की टर्म, log की सारी टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, विदाउट log वाली को एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो सिर्फ y में ही जो है log नहीं है, बाकी सब में log है, log z माइनस ax, और ये इधर आते ही प्लस का हो जाएगा a log a प्लस वाई, ये माइनस का हो जाएगा माइनस log b बराबर वाई। log m प्लस n क्या होता है, यहाँ पर भी देखिए, ये यहाँ पर देखिए ये कोफिशिएंट है, तो इधर जाते क्या हो जाएगा, ये पावर में हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मैं क्या कर दूँगा, प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या मिलेगा मुझे, ये प्लस वाला तो मल्टीप्लाई हो जाएगा z माइनस ax डॉट a प्लस वाई की पावर a, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू y। एंटी लॉग लूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर बचेगा z माइनस ax, और इधर a प्लस वाई की पावर a अपॉन b, और इधर क्या हो जाएगा e की पावर y हो जाएगा। ठीक है, एंटी लॉग लूँगा तो इधर से लॉग हट जाएगा, इधर एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। ओके, सो उसके बाद ये इस b को भी मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो इधर क्या बच जाएगा ओवरऑल z माइनस ax, और इधर बचेगा a प्लस वाई की होल पावर a इक्वल b e की पावर y। ठीक है, और यही क्या है मेरा आंसर है। ठीक है।